नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे फोर्थ सेमेस्टर का, जिसमें हम अब तक फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 220 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है 16 पार्टों में। ये मेरा 17 नंबर पार्ट होगा और इस वीडियो में हम 221 नंबर से आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो, इन दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में इस असाइनमेंट से 100% क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस नीमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक 221 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या होता है। तो ओवरहेड लाइन में जिसे ट्रांसमिशन लाइन हो, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो वायर कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं वो ACSR होता है और ACSR का फुल नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस एल्युमिनियम कंडक्टर में 4, 5, 6 स्टैंडर्ड पतले पतले तार होते हैं और इसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है मोड़ के, और इसके अंदर में एक स्टील की वायर डाली जाती है। इस स्टील की वायर का काम होता है इस वायर को तनन सामर्थ्य बढ़ाना, स्ट्रेस को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर। इसमें कह रहा है कि विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पोल होते हैं, पोल पे जो क्रॉस आर्म यानी भुजा ये लगाई जाती है, तो इसका काम क्या होता है। तो इसका जो काम होता है, इस पर कंडक्टर जब डाले जाते हैं तो इसको सपोर्ट देने के लिए इस इंसुलेटर पर, इस क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर लगाए जाते हैं। अब ये पोल जो है ये कितनी ज़मीन अंदर डाली जाती है पोल का हिस्सा, तो टोटल लंबाई का 1/6 भाग इस पोल को ज़मीन के अंदर दबाया जाता है। और यहाँ जो पूछा था क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इंसुलेटर उस पर लगा करके वायर को जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। ऑप्शन जो ए है लाइन कंडक्टरों को सहारा देने के लिए नहीं, बी जो है ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर। इसमें कह रहा है कि ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। हाई टेंशन लाइन है और अंतिम सिरा कह रहा है, तो इसमें डिस्क इंसुलेटर को हम प्रीफर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डिस्क इंसुलेटर, इसीलिए डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। अगर लो एंड मीडियम लाइन होती तो उसके लिए हम साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते, अंतिम सिरों पर या कहीं घुमाव पे। पिन इंसुलेटर का प्रयोग स्ट्रेट लाइनों में, सीधी जा रही लाइनों में प्रयोग करते हैं और इसको 33 kV तक प्रयोग करते हैं। स्टे इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग जो डी में दिया हुआ है, इसका प्रयोग बस बार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर। 224 जो क्वेश्चन कह रहा है कि एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है एसी का, यानी एसी में इसके हम वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमको स्टैटिक डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर जो काम करता है एसी पे काम करता है, और उसका काम होता है हम अपनी इच्छानुसार उसको स्टेप अप यानी वोल्टेज को कम करके और वोल्टेज को अधिक करके अपने उपयोग के लिए हम कर सकते हैं। जबकि अगर डीसी ट्रांसमिशन रहता है तो डीसी में ऐसी कोई स्टैटिक डिवाइस नहीं होती है। वहाँ अगर वोल्टेज कम करना होता है तो वहाँ पे रजिस्टेंस लगाया जाता है। अगर वहाँ वोल्टेज
कम करना है तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज बढ़ाना है तो वहाँ बूस्टर लगाया जाता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए उसको हम प्रीफर नहीं करते और एसी को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छी इफिशिएंसी वाली जो कि ट्रांसफार्मर डिवाइस मिल जाती है, जो आसानी से वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर देती है। इसमें पावर लॉस भी कम होता है। आप जानते भी होंगे कि ट्रांसफार्मर की जो इफिशिएंसी होती है वो 98% 99% तक होती है। इसीलिए ऑप्शन जो यहाँ दे रहा है कि कोरोना नुकसान नगण्य नहीं, कोरोना एसी में होता है। बी जो है ट्रांसमिशन लाइनों पर न्यूनतम तनाव, ये भी नहीं, ये भी होता है। सी जो है ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन जो दे रहा है इसका, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन भी किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट है 225 नंबर। इसमें कह रहा है कि ACSR का मतलब क्या है। अभी प्रीवियस में हम क्वेश्चन बताए थे कि ACSR का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन हो, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चारों में करेंगे। और ये ACSR का फुल फॉर्म जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नंबर कह रहा है कि ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या होता है। क्रॉस आर्म, जैसे ये पोल हुआ, इस पोल पे हम क्रॉस आर्म लगा दिया। क्रॉस आर्म लगाते हैं तो इस पर हम इंसुलेटर लगाने के लिए ही क्रॉस आर्म का प्रयोग करते हैं, और क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर लगा के इस इंसुलेटर पर वायर को हम दौड़ा देते हैं। तो इसका क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या हुआ, इंसुलेटर को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए। ऑप्शन जो ए है ओवरहेड पोल को अधिक सहारा प्रदान करने के लिए नहीं। बी जो है कंडक्टरों के बीच लघु पतन से रक्षा करने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी जो है खंभों के बीच की रेखाओं को शिथिलता को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा। डी जो है इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टर को किधर से जकड़ना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर। इसमें कह रहा है कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा होता है। भूमिगत में होता है और ओवरहेड में, ओवरहेड यहाँ दिया है। भूमिगत लाइन जब बिछाई जाती है तो इसका हम मैक्सिमम वोल्टेज 66 kV तक ही कर सकते हैं, जबकि ओवरहेड में हम 765 kV तक कर सकते हैं, यानी पावर का ट्रांसमिशन इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है भूमिगत में। दूसरी बात, इसमें जो लॉसेस होते हैं उसको ढूंढना और उसको ठीक करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई नहीं देता है, और ये प्रत्यक्ष होता है, दिखाई देता है। तो इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो उसको ठीक करना आसान होता है। दूसरी बात, इसका प्रारंभिक कास्ट बहुत ज़्यादा होता है और ओवरहेड का प्रारंभिक कास्ट कम होता है। ऑप्शन जो है इतने में ही आ जाएगा। ऑप्शन जो है सार्वजनिक सुरक्षा अधिक होती है, नहीं। बी जो है दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है ओवरहेड लाइन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर। इसमें कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में लाया जाता है। तो उपभोक्ता ट्रांसमिशन जब लाइन होती है तो पहली प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है ये उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक जाती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है मोबाइल सब स्टेशन, नहीं। बी जो है खनन सब स्टेशन, ये भी नहीं। सी जो है सेकेंडरी सब स्टेशन, मध्य सब स्टेशन, ये भी नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
229 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग की क्या व्यवस्था होती है। स्ट्रिंग यानी डिस्क ऐसे लगी रहती है, ऐसे, तो इसमें अगर कोई एक डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या पूरी डिस्क खराब हो जाएगी? नहीं, एक डिस्क क्षतिग्रस्त हुई तो यही खराब होगी, बकिया चलती रहेगी। और प्रत्येक डिस्क का केवीए जो रेटिंग होता है 11 किलो वोल्ट होता है, याद रखिएगा। इसमें पहला ऑप्शन जो है पूरा तार बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जो स्ट्रिंग जो डिस्क खराब होगी वही केवल खराब होगी। बी जो है कोई भी प्रभाव नहीं होगा, सामान्य रूप से संचालित होगी, प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक डिस्क जो होती है 11 केवी वोल्ट से डिज़ाइन की जाती है, तो प्रभाव पड़ेगा। जब एक क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो उसकी वोल्टेज रेटिंग ले जाने की जो कैपेसिटी है वो घट जाएगी, तो प्रभाव पड़ेगा। सी जो है केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी डिस्क अपने सामान्य रूप से जैसे पहले काम कर रही थी वैसे करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर, इसमें कह रहा है कि जोड़ को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है। तो स्पार्किंग को रोकने के लिए जब हम ये खंभा है इस पर हम क्रॉस आर्म लगा दिए, क्रॉस आर्म पे हमने इंसुलेटर लगा दिया, तो इस इंसुलेटर पर जब वायर ले जाएंगे तो इसको बहुत मजबूती से जकड़ के बांधेंगे ताकि इस वायर में वाइब्रेशन ना हो, और वाइब्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है बांधने वाले घुमावों को पास पास रखना, नहीं। बी जो है बांधने वाले घुमावों को कसकर बांधना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 नंबर, इसमें कह रहा है कि ओवर हेड कंडक्टरों पर त्वचा का प्रभाव क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा हो। त्वचा प्रभाव जो होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो स्किन इफेक्ट घटेगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर कंडक्टर का व्यास छोटा लिया जाए, यानी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर रहे हैं तो स्किन इफेक्ट भी कम होगा। क्यों? क्योंकि स्किन इफेक्ट और फ्रीक्वेंसी आपस में समानुपात में है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है नगण्य होगा। तो यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी कम ले रहा है तो इसमें स्किन इफेक्ट भी कम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 नंबर, इसमें कह रहा है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से कह रहा है तो इसमें हम करते हैं ELCB, और ELCB का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। OCB का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसमें आर्किंग का जो समन किया जाता है वो ऑयल से किया जाता है। MCB जो होता है हम अपने घरों में घरेलू उपयोग के लिए सर्किट बोर्डों में एनर्जी मीटर में लगाते हैं, और MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन देता है, और इसकी करंट रेटिंग जो होती है 5 एम्पियर या 6 एम्पियर से 60 एम्पियर से 63 एम्पियर तक होती है, 230 वोल्ट होता है। और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर दिया MCCB, इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और इसकी MCB का ही ये अपडेटेड रूप है, और MCB का हम प्रयोग 5 एम्पियर से 60 एम्पियर या 6 एम्पियर से 63 एम्पियर कर रहे थे। इस MCB का प्रयोग हम 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक हम इसका प्रयोग करते हैं, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का। फिलहाल यहाँ लीकेज प्रोटेक्शन से कहा था तो वहाँ ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
233 नंबर, इसमें कह रहा है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन सी रिले अपने संपर्कों को बनाए रखती है। अगर सप्लाई है, यहाँ रिले है, तो यहाँ ये जैसे मान लीजिए रिले का जो सिंबल होता है, जैसे ये ओवरलोड रिले है, ये हो गई। अब ओवरलोड रिले लगी है और यहाँ से सप्लाई है वो कट गई तो ये अपने कांटेक्ट को बनाए रखती है। तो ये जो रिले होती है, इस रिले का नाम लैचिंग रिले होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लैचिंग रिले, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये सीबीटी में आया हुआ है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। इस फिगर को देख करके बताना है कि ये कौन से सर्किट ब्रेकर का है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ABCB है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। इसका प्रयोग 133 किलो वोल्ट वाली लाइनों में स्विच गियर या सब स्टेशन जो होते हैं जिसकी कैपेसिटी 132 केवी होती है, वहाँ पे ABCB का प्रयोग किया जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये जो ब्रेकर है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, 235 नंबर। इसमें कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन किसमें किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का जो मूल्यांकन किया जाता है, आप इसको इंग्लिश साइड में और अच्छे से पढ़िएगा, तो कह रहा है कि रप्चरिंग कैपेसिटी, तो उसको हम करते हैं MVA में, मेगा वोल्ट एम्पियर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक, इस चैनल पे आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।